रिपीट कीजिए एक बार। ओके, टर्मिनल ब्रोंकाई तक हो गया। वो सी शेप रिंग किसको रहती है बेटा? हाँ, सी शेप रिंग किसको है? मतलब अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद टर्मिनल को है क्या? नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ लिया था, एक सीरीज। चलो वन बाय वन बात करेंगे अभी। जो तुमने पढ़ा था ना, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी कि ये जो चीजें थी ये है क्या एक्चुअल में। देखो बेटा, क्या है कंसेप्ट। यहाँ पर मैंने कहा था ये कौन सा एरिया है? नोस्ट्रिल। ये कौन सा? नेजल चेम्बर। ये क्या है? नेजोफेरिंग्स। क्या है? नेजोफेरिंग्स। उसके बाद में ये गले का एरिया। गले का एरिया कौन? फेरिंग्स। यहाँ पे जरा बात करना, ये एक ट्यूब होता है बेटा, ये इस ट्यूब का नाम क्या है? लैरिंग्स। ट्यूब का नाम लैरिंग्स। के ऊपर एक कवच होता है, ये कवच जरूरी है क्योंकि और एक चीज ऐसी है, इसी के बगल में, इसी के बाजू में रहता है ये ओइसोफेगस का ट्यूब। कौन सा ट्यूब? तो जब भी हम खाना खाएंगे, हम जब खाना खाएंगे, ये खाना कहाँ जाने के चांसेस है? लैरिंग्स में। कहाँ? एक्चुअल में जो फूड होता है उसने कहाँ जाना चाहिए? ओइसोफेगस। लेकिन ये जा कहाँ रहा, मतलब जा कहाँ सकता है? ये ना जाए, ये खाना पानी इधर ना जाए, इसलिए वहां पे कवच होता है। बताइए कवच का नाम क्या है? वेरी गुड, ये कवच का नाम है इपिग्लॉटिस। और बेटा ये जो तुमको होल दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये छेद जिसमें से खाना जा सकता है, एक्चुअल में वहां से हवा जाती है, इस छेद का नाम होता है ग्लॉटिस। तो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स कॉल्ड एज, इसके ऊपर पर्दे का नाम इपिग्लॉटिस। और इपिग्लॉटिस पर्दा बना है कार्टिलेज से। किससे? ये मैंने आपको लिख के भी दिया था। कौन सा? इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाँ, तो इपिग्लॉटिस मेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इतना बड़ा, सिर्फ इतना लिख लो, इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या है? थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। इट इज थिन, थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। इट्स अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। कौन है ये? इपिग्लॉटिस। उसके बाद में लैरिंग्स। लैरिंग्स आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? साउंड बॉक्स। अब लैरिंग्स के नीचे वाले हिस्से का नाम क्या था बेटा? ट्रकिया। कौन था इधर? आ तो लैरिंग से एग्जैक्टली नीचे कौन है? ट्रकिया वाला एरिया। वहां से कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ट्रकिया को सेकंड भाषा में कहते हैं विंड पाइप, हवा का पंप। ट्रकिया आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। तो ट्रकिया का सेकंड नाम है विंड पाइप करके, याद रखना। ओके सर, तो इतनी कहानी तो हमारी हो चुकी है। ट्रकिया आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम। देखो बेटा कंसेप्ट क्या है अभी, अब मेरी बात सुनना वन बाय वन। हमने ड्रॉ किया था लंग्स का एरिया।
हमने ड्रॉ किया था लंग्स का एरिया, और ये जो ट्रकिया है यहां तक आया था, ये ट्रकिया यहां तक आया था, टी फॉर ट्रकिया, यहां तक आता है ये। फिर यहां से ट्रकिया जो होता है वो डाइवर्ट होता है, एक ब्रांच इधर जाती है, दूसरी ब्रांच इस तरफ जाती है, क्योंकि दो लंग्स है हमें, ठीक है, वी हैव टू लंग्स। इधर ऐसा खचका है, नॉच है इस लंग्स को, जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है, थोड़ा नॉच है, कार्डियक नॉच कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये ट्रकिया यहां तक आ चुका है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा ये ट्रकिया कहाँ तक आता है, ये आता है तुम्हारे पीछे, ये देखना वर्टेबल कॉलम है ना, उसका थोरासिस एरिया, कौन सा, थोरेसिस, तो तुम्हारा थोरेसिस एरिया तक आता है, पता है था, वर्टेबल कॉलम का सर्विकल के बाद कौन सा एरिया आता है, थोरासिस, मतलब ये वाला हिस्सा की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा वर्टेबल कॉलम है, थोरासिस, यहाँ तक आता है तुम्हारा ट्रकिया, फिर वहां से होता है वो डिवाइड। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। एनसीईआरटी में उसका नंबर दिया होगा, कौन सा थोरेसिस तक आता है, फिफ्थ थोरेसिस, कहाँ तक आता है वो, फिफ्थ थोरेसिस, ये नंबर याद रखना, पांचवा थोरेसिस तक आता है, बाद में वो डिवाइड होता है। फिर आगे वाली कहानी तुम्हारे सामने है, आ, इसको तुमने क्या बोला था, प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये क्या था, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये क्या था, प्राइमरी के बाद बेटा नेक्स्ट क्या था, टर्शरी ब्रोंकाई, ये हो गया था। ये कौन सा ब्रोंकाई है, टर्शरी ब्रोंकाई, रिपीट करो, ये कौन सा था, उससे निकलने वाला या उससे निकलने वाला, ये उससे थोड़े निकला सर, हाँ उससे निकला था बेटा ये, या फिर ऐसा कर ले, गड़बड़ी होगा इधर, ये प्राइमरी हुआ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, होगा टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद देखो, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे आता है ब्रोंकियोल्स, कौन आता है, ब्रोंकियोल, ये पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम। अब ब्रोंकियोल्स के आगे वाली कहानी सुनो, और ब्रोंकियोल में सबसे लास्ट ब्रोंकियोल कौन रहता है, टर्मिनल्स, कौन सा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब इसके आगे वाली कहानी सुनो, इसके आगे क्या होगा बेटा, इसके आगे क्या रहता है वो देख, इसके आगे क्या रहता है सर, बेटा इसके आगे रहता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, कौन सा ब्रोंकियोल, विच ब्रोंकियोल्स, आरबी का मतलब है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, आया सर। उसके बाद में, उसके बाद में आता है बेटा यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट, उसको बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट, क्या नाम है, मैं लिख के दूंगा डोंट वरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अल्वियोलर डक्ट। उसके बाद में यहाँ पर एक गुच्छा बनेगा, ये गुच्छा बन गया, बन गया गुच्छा, इस गुच्छे का नाम क्या होगा, अल्वियोलाई, क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ। एक्चुअली होता क्या है सुनो, ये जो गुच्छा बना ना, एक्चुअली इसका नाम है अल्वियोलर सैक, अल्वियोलर सैक, इस गुच्छे का नाम है अल्वियोलर सैक। और ऐसे ढेर सारे गुच्छे रहते हैं, उस ढेर सारे को मैं नाम दूंगा अल्वियोलाई, क्या नाम दूंगा, अल्वियोलाई मतलब ढेर सारे, प्लूरल। और ये कौन सी सैक है अभी, मतलब ये सिंगल है, ऐसे बहुत सारी होती है तो क्या नाम देंगे, हाँ, तो रिपीट करो, मैं बात करूँ ग्रीन कलर की, ये कौन सा ब्रोंकियोल, ये डक्ट, देन, और उसको हम अगर ग्रुप में बात करें तो मैं आपको वही सीरीज लिख के दूंगा, ये ड्रॉ नहीं करना तुमको, देखो अभी। तो बेटा शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई सर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद कौन आता है, अल्वियोलर डक्ट,
कौन सा डक्ट आता है? उसके बाद और एक छोटा ऐसे एरिया आता है, छोटा सा एरिया होता है, उसका एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया छोटा सा एरिया होता है, बताऊंगा कौन सा। उसके बाद में अल्वियोलर सैक, और इस ग्रुप का नाम है अल्वियोलाई। ये क्या हुआ सर? बेटा ये जितना भी मैंने नाम लिया ना, ये है तुम्हारा रेस्पिरेटरी पाथवे। मतलब सर, मतलब यहां से गैस एक्सचेंज होगी, यहां से गैस एक्सचेंज होगी, O2 CO2 यहां से आएगा जाएगा, एक्सचेंज विद ब्लड, एक्सचेंज विद ब्लड। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, फिर नाम लिख लो इनके। इनका नाम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पाथवे और एक्सचेंज। सर ये एट्री क्या होता है? एट्रिया क्या होता है? व्हाट इज एट्रिया? एट्रिया का मतलब ये जो बैग होती है ना बेटा, ऐसी, ये जो बैग होती है ना, इस बैग का जो शुरू वाला एरिया होता है उसको एट्रिया कहते हैं। मतलब जहां से ये बैग जो है ना, ऐसे ऐसे खांचे शुरू होते हैं, इस प्लेन एरिया का नाम है एट्रिया। और बाद में इसका नाम क्या है? ये सैक है, सैक। ओके, चलो सर, यहाँ तक कहाँ समझ में आ, ये कहानी समझ में आ गई? तो मेरी बात अभी शुरू होगी अल्वियोलस से या अल्वियोलाई से। कहानी है अल्वियोलाई की। हो गया लिखना ये? कहानी का नाम है अल्वियोलाई। बेटा पहली चीज ये सुन, ये जो अल्वियोलाई होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका सर? लंग्स का। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? लंग्स का। कौन? अल्वियोलाई। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा आपको अल्वियोलाई का, प्रॉपरली समझना उसका डायग्राम क्या है। तो हो गया? चलो सर, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ किसका? अल्वियोलस का। देख ले बेटा डायग्राम क्या होती है अल्वियोलस की। अल्वियोलस में एक यू नो दैट ऐसी बैग होती है ना, ये मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये है बैग है सर एक, ये ऐसी एक बैग है। क्या हुआ इस, ये बैग है, ठीक है। इस बैग में कुछ सेल्स है। मैं दो कलर ड्रॉ करूंगा इसमें। क्यों? कारण है इसका। पहली चीज, ये अल्वियोलस की वॉल है, वो बनी है सिंपल स्क्वैमस
इपिथेलियम से, सिंपल। हाँ, और ये जो सेल है दो कलर के, इसमें इसका नाम है न्यूमोसाइट 1 और ग्रीन कलर का नाम है न्यूमोसाइट 2। बेटा इसमें कितने प्रकार के सेल है? हाँ, एक्चुअल में ये जो सेल है इसी का नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सेल। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। इस सेल का नाम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये दो प्रकार के, पहला, दूसरा। समझा मैंने क्या बात किया इधर? ये न्यूमोसाइट 1 2 कौन है? जो इस अल्वियोलस में लगे हुए हैं। इनका काम क्या है सुनो। न्यूमोसाइट 1 जो होता है इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या सर? O2 एंड CO2। ये O2 CO2 में हेल्प करेगा। मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है। न्यूमोसाइट 2 का नाम क्या है? वो एक केमिकल बनाता है लिसिथिन नाम का। कौन सा केमिकल? वो एक केमिकल बनाता है लिसिथिन नाम का। और ये जो लिसिथिन है ये सरफेक्टेंट होता है, टंट। व्हाट इज सरफेक्टेंट? जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे। किसको? सरफेस टेंशन को क्या करे बेटा? रिड्यूस। समझा मैंने क्या लिख के दिया इधर? क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन रहता है। तुम्हारे अल्वियोलस में ब्रीदिंग के वक्त गैस रहती है ना, वहां पे पढ़ाएंगे हम। टाइडल वॉल्यूम सुने हैं नाम? IRV, ERV। वो सरफेस तुम्हारा टेंशन रहता है इधर, मतलब ऐसा प्रेशर रहता है। तो प्रेशर को कम करने का काम करेगा ये सरफेक्टेंट, मतलब है लिसिथिन। लिसिथिन बनाया किसने? न्यूमोसाइट 2 ने। तो ये रहा तुम्हारा कहानी अल्वियोलस का। उसी के बगल में, उसी के बाजू में रहता है कैपिलरी। क्या रहती है बेटा? कैपिलरी। और तुमको ये पता होना चाहिए कैपिलरी का वॉल जो है वो भी बना है सिंपल स्क्वैमस से। कैसे? यू नो द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज मेड बाय सिंपल स्क्वैमस। इसका नाम देना एंडोथेलियम। क्या नाम है? व्हाट इज एंडोथेलियम? सिंपल स्क्वैमस। एंडोथेलियम मतलब सिंपल स्क्वैमस। समझा? लिख लो इसे। यहां से होगी गैस एक्सचेंज। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इनके बीच में और एक चीज रहती है जो केमिकल से बनी रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या रहती है? आ, ये रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब 3 लेयर रहते हैं यहाँ पे।
हो गया बेटा? क्लियर है ये? आपको समझ में आना मैंने क्या लिखा तो? हाँ। इसमें है ना थोड़ा, मतलब क्या है, मैं दो तरह से पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा भी आता है, एनसीईआरटी भी, दोनों आते हैं उसमें। तो आपका ये जो एरिया था कौन सा, अल्वियोलस का, वो फिनिश हुआ। तो यहाँ पता है ये पहली जगह है जहां से गैस एक्सचेंज होता है। फर्स्ट प्लेस कौन सी है जहां से गैस एक्सचेंज होता है? अल्वियोलस, अल्वियोलर वॉल, जहां से O2 CO2 एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे जो भी गैस एक्सचेंज होगा बेटा, इस स्टेप को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे O2 CO2 का लेन देन होता है विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, यू नो, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। तो पहला डिफ्यूजन यहाँ है सिंपल डिफ्यूजन। तो बताइए पहली बार गैस एक्सचेंज कहाँ हुआ? अल्वियोलस के लेवल पे। अल्वियोलस के लेवल पे कौन से प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन, वो भी सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में दो प्रकार आते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। कौन सा डिफ्यूजन? सिंपल, सिंपल। ठीक है। हाँ सर। अब लिखो हेडलाइन लंग्स। पहले सुनो बाद में लिखो। सर लंग्स है कौन? बेटा लंग्स कौन है सुन लें। लंग्स में आता है ब्रोंकाई, लंग्स में आता है ब्रोंकियोल, लंग्स में आता है अल्वियोलस। तीनों से कौन बना बेटा? लंग्स। रिपीट कर, कौन कौन है? ब्रोंकाई, इससे क्या बनेगा? लंग्स। ब्रोंकाई पता है तीन प्रकार के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई थे, याद है? ब्रोंकियोल्स के भी अलग अलग प्रकार आते थे, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, याद है ना? इनिशियल, टर्मिनल, तीन प्रकार के ब्रोंकियोल से अलग अलग। आगे आगे अल्वियोलस तो है ही, इट इज लंग्स। लिख लो। लंग्स क्या है याद रखना। एनसीईआरटी में क्या है वो आप अपनी भाषा में लिख रहे हो, मतलब ऑन द बोर्ड से जो लिख रहे हो, क्या है एनसीईआरटी में? जो लिख के दिया वो पढ़ना, और प्लस एनसीईआरटी पढ़ लेना, इनफ है। हो गया लिखना? क्या होता है लंग्स, आप बताइए। लंग्स कैसे है आगे बात करें। रिपीट करो, लंग्स कॉम्प्रोमाइज मतलब लंग्स में क्या है? हाँ। नेक्स्ट बेटा, वी हैव टू लंग्स। पहले लंग्स होता कहाँ पे है? लंग्स इस कैविटी में है, इसका नाम है थोरासिस कैविटी। कौन सी कैविटी? इसके अंदर लंग्स पाया जाता है, तो लंग्स फाउंड इन थोरेसिस कैविटी। तो वी हैव, पहली लोकेशन क्या है? इन थोरेसिस कैविटी। वी हैव टू लंग्स। ये टू लंग्स कैसे, सुन ले बेटा। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। इसका नाम है राइट लंग्स, इसका नाम है लेफ्ट लंग्स। जो राइट वाला लंग्स होता है थोड़ा एरिया से ज्यादा होता है, और इसमें होते हैं तीन लोब्स। कितने चेम्बर? तीन, थ्री लोब्स। और इसमें रहते हैं टू लोब्स। कितने लोब्स? टू लोब्स। इसमें और एक चीज पाई जाती है, ये वाला नॉच जहां पे अपना हार्ट फिक्स होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इधर अपना हार्ट होता है बेटा, इस जगह पे अपना हार्ट होता है। और इस जगह का एक नाम भी है, कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं? और यहां से यहां तक जो एरिया है, इसे कहते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? पता है ना हार्ट की लोकेशन?
क्या है हार्ट, ऐसा तिरछा होता है ना हार्ट, हार्ट की लोकेशन क्या है, मीडियास्टिनम, और थोड़ा अपना हार्ट इधर गया हुआ है। हार्ट का ये वाला एरिया नीचे का, हार्ट के नीचे वाले एरिया को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो इधर ऐसा रहता है अपना हार्ट, तो इस एरिया का नाम है कार्डियक नॉच। तो यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। ठीक है, बस इतना ही लिख लो। टू लोब थ्री लोब वाला कंसेप्ट है ये। दैट इज हार्ट, दैट इज लंग्स। आपको समझ रहे हैं ना, ऐसे लिख के दे रहा हूं तो ये इजी जाता है क्या समझने में? कार्डियक नॉच कौन से लंग्स को है? ऐसा तिरछा है ना, तो लेफ्ट को ऐसे पता ही चलता लेफ्ट को है, वो ऐसा है। तो थ्री लोब्स किस में है, और टू लोब्स, तो अपना राइट लंग्स थोड़ा साइज से ज्यादा होता है। तीन चेम्बर है ना उसमें, तीन रूम है उसमें, इसमें दो ही रूम है, तो साइज के हिसाब से थोड़ा राइट लंग्स भारी। हाँ, फिश में लंग्स नहीं रहता। हाँ वो फिशर, फिशर। हाँ इसको फिशर बोल सकते हैं अपन। हाँ ये फिशर है। मैं फिश कैसे सुनाई दी, फिश में तो गिल्स होगा। फिशर, हाँ बेटा, है ना, ट्रांसवर्स फिश रहती है, फिशर बोलते हैं उसको। हाँ, फिशर मतलब बीच वाली दीवार, और एक गड्ढा सा एरिया रहता है फिशर, जो अपने दिमाग में है। हाँ, वेंट्रिकल, नहीं वेंट्रिकल खाली जगह है। फिशर मतलब तुमने नाम सुना है ना, सल्कस गायरस, सेंट्रल सल्कस, ऐसे दिमाग में रहता है ना, ऐसे एरिया, नोच, ऐसा फिशर। तो ये जो दीवार है बीच वाली, इसको फिशर बोलते हैं, बराबर है। हो गया आपका लिखना। अब मेरी आगे वाली बात सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज सुनो मेरी बात बेटा, इधर ध्यान दो। सर, ये लंग्स जो है ना, इसकी ये दीवार है, इसकी ये दीवार है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, लंग्स का ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एम फॉर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके हिसाब से ये क्या हुआ, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा इनको कॉमनली नाम देते प्लूरा, कॉमनली क्या कहते हैं, प्लूरा, कॉमनली कॉल्ड एज प्लूरा। समझा, आउटर इनर को कॉमनली कॉल्ड एज प्लूरा। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड, विच फ्लूइड, और इसका काम है इन दोनों लेयर को टकराने से बचाव, नो फ्रिक्शन। क्या काम है? तो सांस लेते समय दोनों टकरा सकते एक में, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, डैमेज, अगर ये दोनों लेयर टकराई तो। इसलिए यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, क्या काम है, रिड्यूस फ्रिक्शन। आपको इतना समझ में आया? लिखो मत फिलहाल, अब बाकी है। और कितना क्लियर हुआ? अब आगे वाला कंसेप्ट सुनो बेटा। मैं इधर भी एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। सुन, जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपर का लेयर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऊपर का लेयर ये तुम्हारे अटैच है थोरासिस कैविटी को, थोरासिस को, मतलब थोरासिस बोन को। मतलब तुम्हारा ऊपर का लेयर किसको अटैच है इधर, ये देख लो, ये तुम्हारी आउटर लेयर है, लंग्स की कौन सी लेयर, इसको अटैच है इधर ऐसे, मतलब इधर रिब्स वाले एरिया को। कौन से एरिया को, रिब्स। तो रिब्स को हम एक्चुअली थोरासिस ही बोलते हैं ना। तो थोरासिस को कौन अटैच है, आउटर लेयर, कौन सी लेयर, और जो इनर लेयर रहती है, इनर लेयर, ये वाली लेयर, ये अटैच है इधर लंग्स की कैविटी को।
लंग्स को हम दूसरी भाषा में पल्मोनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बाहर की लेयर किससे अटैच है? ये तुम्हारा पॉइंट अटैचमेंट का है, कंफ्यूज मत होना। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन अटैच विथ, और ये जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन अटैच विथ लंग्स कैविटी। अब लिख लो, पूरा लिखो। IMP लिख के दे रहा हूं मैं सभी। हो गया लिखना? क्या बोला मैंने अभी? बिटवीन टू लेयर कौन सा लिक्विड होता है? क्या करता है? बिटवीन टू लेयर किसका फ्रिक्शन कम करेगा? दो लेयर है ना, आउटर इनर, उसके बीच वाला फ्रिक्शन वो कम करेगा। हो गया आप सबका लिखना? तुमने एक्स्ट्रा डायग्राम क्यों बनाया? उसी में एडजस्टमेंट करना था ना लंग्स को। ये टोटल जितना भी इसके लिखा है ना, सब IMP है ये। तब तक वो नेक्स्ट पढ़ लो तो। हो गया लिखना तो? थोरेसिस केज क्या है? या डायग्राम देख लो थोरेसिस केज का। हो गया लिखना? बेटा हो गया लिखना? आगे बात करें? ओके। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पूरा थोरासिस एरिया। चलो मेरी बात सुनो। पहले ये बताओ, व्हाट इज वेंट्रल? आगे वाली बाजू। व्हाट इज डोर्सल? पीछे वाली बाजू। साइड में लेटरल। हो गया इतना? ऊपर हिस्से को बोलते हैं एंटेरियर, नीचे वाले को? वेरी गुड। बोलो अभी। एंटेरियर, लेटरल। सुनो, ये है उसका वेंट्रल एरिया। कौन सा एरिया? यहाँ पे मिलेगा तुमको एक बोन। बोलो क्या नाम है? तो तुमके आगे मिलेगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा ये कवच पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम है थोरेसिस केज। क्या नाम है? ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसका नाम क्या है? तो वेंट्रल में साइड में रिब्स, साइड में, हाँ, पीछे, पीछे थोरासिस वर्टेब्री, मतलब वर्टेबल कॉलम। पीछे कौन है? पीछे मतलब डॉर्सल, डॉर्सली, डॉर्सली वर्टेबल कॉलम। वेरी गुड। अब ये जान दो, पोस्ट एंटीरियर वाला यहाँ। हाँ डायफ्राम। कौन? इधर डायफ्राम है बेटा, डायफ्राम, डायफ्राम। तो लोअर साइड में कौन? लोअर मतलब पोस्टेरियर, लोअर मतलब डायफ्राम। समझ में आया इतना? लिखो फिर थोरासिस केज
आपका हेडलाइन है थोरासिस केज। इसमें वेंट्रल, स्टर्नम, वेंट्रल कौन रहता है सर? स्टर्नम, डॉर्सल वर्टेबल कॉलम। ओके, समझा इतना। लेटरल कौन है सर? रिब्स। और लोअर साइड मतलब है पोस्टेरियर, डायफ्राम। इस तरह तुम्हारा बन चुका है थोरासिस केज। हो गया तो उसको लर्न करो। बोलो, वेंट्रल, डॉर्सल, साइड में लोअर, लोअर मतलब पोस्टेरियर, डायफ्राम। समझा इतना? अब मेरी आगे वाली बात सुनो। तुम्हारा ये थोरैसिस कैविटी है, ये थोरैसिस कैविटी। इस थोरैसिस कैविटी में अगर मैं यहाँ पे बीच में डायफ्राम बनाऊं, डिफॉल्ट डायफ्राम, तो इसके दो हिस्से होंगे, अपर थोरासिस कैविटी, लोअर थोरासिस कैविटी। बात समझ में आ गई? बीच में कौन आया? डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के ऊपर, लेकिन वो इतना आईएमपी नहीं है। ठीक है, बस। या फिर आप ऐसे समझो, डायफ्राम के एकदम नीचे जो पेट का एरिया शुरू होता है, एब्डोमेन का एरिया, स्टमक वगैरह वगैरह। यहाँ अगर मैं बोलूँ डायफ्राम है, यहाँ डायफ्राम है, तो डायफ्राम के नीचे क्या शुरू होगा? पेट का एरिया, स्टमक, इंटेस्टाइन, यू नो दैट। हाँ, वो छोड़ो, ये समझा आपको? ठीक है। अब थोरासिस केज में मसल्स की बात मैं करूंगा। सर थोरासिस केज में मसल की बात करूंगा, आईएमपी है बेटा, आईएमपी है, सुन ले। थोरासिस केज में मसल्स दो तरह की होती है। सर कौन कौन सी? सुन। एक का नाम है, एक मसल होती है रिब्स में, बिटवीन द रिब्स, और एक होती है डायफ्राम में। ऐसे दो प्रकार की मसल है तुम्हारे थोरासिस केज में जो ब्रीदिंग में काम करती है, इसी की वजह से ब्रीदिंग होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बिटवीन द रिब्स, बिटवीन द रिब्स रहती है इंटरकोस्टल मसल, पता है? इंटरकोस्टल मसल। सर ये क्या है? समझ ले बेटा, ध्यान दे इधर। ये तुम्हारा रिब्स है, ये सेकंड रिब्स है। तुमको कितने रिब्स है रे? इधर से कितने, उधर से कितने हैं? इधर से 12, उधर से 12, ये 30 वगैरह है। 24 है ना पूरे मिला के, इधर 12 उधर 12। ये बिटवीन द दो जगह दिख रही है तुमको, ये मार्कर देखो, मार्कर कहाँ लगा है मैंने? मार्कर बिटवीन टू रिब्स, इसे कहते हैं, इस जगह का नाम है इंटरकोस्टल। क्या नाम है? मतलब दो रिब्स वाली, दो रिब्स के बीच वाली जगह, दो रिब्स के बीच वाली जगह नाम क्या है? वहां पे मसल होती है ये। नाम क्या है मसल का? जैसे ये ब्लैक कलर में मसल है, क्या नाम है ब्लैक कलर में? मसल, क्या नाम है इसका? इंटरकोस्टल। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अभी जो इंटरकोस्टल मसल होती है दो तरह की होती है, इंटरकोस्टल मसल, ये दो तरह की होती है, समझ ले। एक का नाम है ई फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, कंफ्यूज मत हो। इंटरकोस्टल मसल मतलब ये, रिपीट कर, बिटवीन द टू रिब्स कौन सी मसल है कॉमन? तो आईसीएम सुन लेना, आईसीएम, आईसीएम का मतलब ये दो तरह की है। अगर ये बाहर रही तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल, अंदर से रही तो
रिपीट कर। कॉमन नाम क्या है? वो दो तरह की है, बाहर से रही तो, हाँ ऐसा, बाहर से रही तो और अंदर से रही तो। समझ में आया? क्योंकि दोनों का रोल है ब्रीदिंग में, दोनों का रोल है ब्रीदिंग में। जब तुम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हो ना, फोर्सफुली खेलते समय, वहां पे ये काम करती है फोर्सफुली। कौन काम करती है? इंटरनल। और तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल, उसमें ये काम कर रही है। तो नॉर्मल में कौन, फोर्सफुली में कौन? वेरी गुड। अब रहा सवाल डायफ्राम। डायफ्राम में रहता है फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल, कौन सी मसल बेटा? फ्रेनिक मसल। बस ये मसल कुछ याद रख ले। उसके बाद में बस इतना ही है। बाकी एब्डोमेन में मसल आती है, पेट वाली मसल, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ये लिख लो पहले। इससे होता है तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग, और ये काम करती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्या लिखा मैंने उसको? वो फ्रेनिक मसल जब, तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। लिखो, इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत जाएगी। कारण ये है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो ऊपरी जुड़ी है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर खींचती है इस थोरेसिस कैविटी को। मतलब ब्रीदिंग के वक्त इसका रोल रहता है ज्यादा, किसका? थोरेसिस कैविटी का। ये अप एंड डाउन करती है ऐसी। सिंपल सी बात है, थोरेसिस कैविटी बढ़ेगी तो अंदर का लंग्स बढ़ेगा, और उसका अदर असर होगा प्रेशर पे, काय पे? और प्रेशर की वजह से हवा आती जाती है ना। तो थोरेसिस कैविटी को बाहर खींचने में किसका रोल ज्यादा है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का ज्यादा है। और जब तुमको फोर्सफुली करना है, अब फोर्सफुली ब्रीदिंग होगा, तो उसमें तुम्हारे दो मसल काम करेंगे, एक और एक पेट की मसल। तुम जब फोर्सफुली सांस लेते हो ना, ऐसे बाहर छोड़ते हो ना, देखना पेट भी कॉन्ट्रैक्ट होता है लगभग उस वक्त। पेट पे प्रेशर आता है उस वक्त, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के वक्त, पेट और इंटरकोस्टल। अब नॉर्मल जो शुरू है, नॉर्मली, तो नॉर्मली में थोड़ा
थोरेसिस कैविटी नॉर्मल ऐसे ऐसे शुरू है तुम्हारा, इसमें मैक्सिमम रोल किसका रह रहा है, एक्सटर्नल का। तो होगा लेकिन दिक्कत जाएगी उसमें, वो इरेगुलर काम जैसा होगा, जैसे 2 किडनी का काम 1 किडनी पे आता है ना, तो वैसे कुछ कंसेप्ट होगा उसमें, ब्रीदिंग होगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा, होगा। थोड़ा तुमको खुद कोशिश करनी पड़ती है उसमें, नॉर्मली इनमें थोड़ा खुद कोशिश करना पड़ता है। टीबी के वक्त ऐसे होता है ना, सांस लेने में दिक्कत जाती है, तो पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाएगा वहां पे थोड़ा। ओके, हो गया है बेटा ये। सुन मेरी बात, फ्रेनिक मसल मतलब डायफ्राम की मसल। अगर तुम्हारा डायफ्राम, सुनो मेरी बात, कैसे रहता है नॉर्मली, कैसे रहता है डायफ्राम, ऐसे रहता है नॉर्मली, इसको डोम शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा डायफ्राम क्या नॉर्मली कैसा है, लेकिन अगर ने क्या बोला, अगर फ्रेनिक मसल क्या होती है, फ्रेनिक मसल क्या होती है, तो तुम्हारा डायफ्राम ऐसा बन जाएगा। समझा? रिपीट कर। जब फ्रेनिक मसल क्या होती है, नहीं नहीं, पहले क्या होता है, तो डायफ्राम क्या बन गया, फ्लैट, क्या बन गया, और सेकंड वहां पे क्या लिखा है बाद में, रिलैक्स। फ्रेनिक मसल क्या हो गई, वापस से ये क्या बन गया, डोम शेप। मतलब डोम शेप के लिए फ्रेनिक मसल क्या चाहिए, रिलैक्स, और फ्लैट के लिए, समझा तुमको, रिपीट कर। अगर मैं बोलूं मेरा डायफ्राम रिलैक्स, मेरा डायफ्राम डोम शेप है, मतलब मेरी मसल कौन से स्टेट में है, मेरा डायफ्राम फ्लैट है, मतलब आपको क्लियर हुआ, यही पॉइंट आईएमपी था। जितना हुआ उतना रिवाइज करो, अभी फास्ट रिवाइज करो जो लिख के दिया वो। 1 मिनट में और एक पॉइंट लिख लो, बाद में रिपीट करना, मतलब रिवाइज करना एक पॉइंट, ये मुझे जरूरी है मैकेनिज्म्स के लिए। सुन, फिलहाल मेरा डायफ्राम डोम शेप में, मतलब मसल कैसी है मेरी, अब मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, डायफ्राम फ्लैट होने से क्या हुआ, ये एरिया बढ़ गया बेटा, देख लेना तू, देख ले ये एरिया क्या हो गया, इस एरिया का नाम है थोरेसिस कैविटी। क्या नाम है, बढ़ गई ना वो। सुन, अगर मैं डायफ्राम ऐसा है तो आपको नहीं लगता एरिया कम हुआ, कैविटी कम हो गई, और डायफ्राम ऐसा हुआ तो कैविटी बढ़ गई। डायफ्राम डोम शेप रहा तो कम हो गई, डायफ्राम फ्लैट रहा तो बढ़ गई। तो मैं यही लिख लूंगा, अगर डायफ्राम फ्लैट होता है तो आपका कैविटी बढ़ जाता है, कैविटी बढ़ जाता है, और डायफ्राम अगर डोम शेप बनता है तो कैविटी घट जाती है, कैविटी घट जाती है, ये लिख लो लास्ट। इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब कम होना, कैविटी कम ज्यादा होना। हाँ, हाँ, गुड क्वेश्चन। ये दोनों तरह से काम करता है, मतलब इसको ऑर्डर दोनों तरह से मिलती है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहा है और एएनएस भी कंट्रोल कर रहा है। अब तुम सांस ले रहे हो, तुमको पता है, अब मैंने बोला इसलिए पता है बेटा, अब तक पता था। सांस हमें कब पता चलती है, जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, भागते समय, तब फील होता है कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। और मैंने आपको याद दिलाया कि सांस तुम ले रहे हो, तब तुमको याद है कि नहीं सांस हम ले रहे हैं, अब तक पता था। मतलब वो जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है एएनएस के जरिए, लेकिन जब फोर्सफुली जब ब्रीदिंग करते हो, फोर्सफुली, तो वो होता है वॉलंटरी। क्या होता है, वॉलंटरी। कभी कभी इनवॉलंटरी अपने आप हो जाता है, जैसे नींद में तुम सांस लेते हो, तुमको पता है तुम सांस ले रहे हो नींद में, वो इनवॉलंटरी चला गया। मतलब ये सांस वाला कंसेप्ट दो तरह से आता है, इनवॉलंटरी भी आता है और वॉलंटरी भी आता है। एक बात बताओ, अम, जब तुम भागने लगते हो, दौड़ने लगते हो, उस वक्त भी, उस वक्त भी तुम्हारी ब्रीदिंग अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। नींद के वक्त ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, तुम्हारा ब्रीदिंग का रेट रहता है 1 मिनट में लगभग 12 से 16। कितना रहता, ब्रीदिंग इन एंड आउट, इंस्पिरेशन और, व्हाट इज ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन और, दैट इज वन ब्रीदिंग, ये होता है 12 से 16 टाइम 1 मिनट में। नींद में थोड़ा कम हो जाएगा, तुमको नहीं पता, वो अपने आप हो जाएगा, जैसे हार्ट बीट अपने आप हो जाते हैं ना, तो इसमें दोनों खिचड़ी आती है।
वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, समझ में आया? हाँ, ऐसा परफेक्ट नहीं बोल सकते कि वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, क्योंकि तो दोनों नर्वस सिस्टम काम करती है। समझा मैंने क्या बोला? ये हो गया क्लियर तुम्हारा? आया ना? अब देखो, मुझे सांस लेनी है, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ना सांस, ये कौन सी एक्शन हो गई? फोर्सफुली, मतलब ये वॉलंटरी हो गया। क्या हो गया? और नींद में तुम ऐसा करते हो क्या? नहीं। हाँ, मैंने बोला ना अभी, इसका रिलेशन तुम्हारे स्टमक के साथ है, एब्डोमेन मसल जॉइंट है ना उसमें। लेकिन ये फील कब होता है ज्यादा? फोर्सफुली में। कब होता है? अब तुम जब भी नीचे बैठे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इतना फील नहीं होगा एब्डोमेन में, इतना फील नहीं होगा। ये फील कब ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पे एब्डोमेन की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कब? फोर्सफुली एक्सपिरेशन में। इवन दो एक योग है प्राणायाम, देखना स्टमक भी उसमें मोमेंट करता है। प्राणायाम मतलब ऐसे। हाँ, क्या हुआ? नहीं होगा। पेट का रिलेशन जो है ना, वो ब्रीदिंग के साथ भी है और बोलने के साथ भी है। तुम जोर से बोलो, यहाँ से भी खिंचाव आता है। गहरा बोलो, एकदम गहरा, यहाँ से खिंचाव आता है। उसको बोलते, उसको टोन बोलते हैं। ये सिंगर लोग यूज करते हैं उसको, उसकी आवाज पेट तक जाती है। उसके डेप्थ ब्रीदिंग बोलते हैं उसको। टोन सिंगिंग में होता है ऐसे, एक लंबी सा ऐसे लंबा टोन होता है ना। हाँ, तब पेट का भी उसमें रोल होता है। ओके, क्योंकि सांस का रिलेशन साउंड के साथ भी है और स्टमक के साथ भी है। ये हो गया लिखना तुम्हारा? ओके, रिवाइज करो जल्दी।